हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आज हम आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट नंबर 9 पर दोस्तों। और आज जो हमने मॉक टेस्ट लिया है, बिल्कुल आप ये मान के चल सकते हैं कि इसी लेवल का पेपर आपका बनने वाला है। इससे ज्यादा लेवल के ना तो क्वेश्चन आने वाले हैं और ना ही इससे ज्यादा लेवल का पेपर आपका बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो आज कमर कस लीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्तों। हर क्वेश्चन, कई बार क्या होता है ना, बच्चे तुक्के लगाते हैं कि क्वेश्चन देखा कि ये तो मैं कर सकता हूं यार, ये तो मैं कर सकता हूं। कर तो हर कोई सकता है, लेकिन एक्चुअल में सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, और बताइए हमें कि कितना स्कोर आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, दिखाइए अपना दम। चले बढ़ते आगे। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले रीजनिंग सेक्शन को। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि एस के एम ए आर 5 वृत्त हैं। लंबाई में, इनकी लंबाई के अनुसार इनका क्रम दे रखा है कि लंबाई में एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है। ए के में, ए जो लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से लंबा है। तो बताइए वह व्यक्ति कौन है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं। ठीक है, तो कीजिए आप। पहले नहीं आता है तो अपने जो आंसर की है, जो आपने 100 नंबर का लिख रखा है, उसमें लगाइए काटा कि मेरे को नहीं आता। बात आ गई समझ में। ईमानदारी से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वैसे तो मॉक टेस्ट ड्यू रिकॉर्डर पे भी ला सकते हैं, लेकिन ड्यू रिकॉर्डर में फायदा नहीं है। यहां पे सामने जैसे रीजनिंग और मैथ है, इसको समझाना जरूरी है ताकि आपकी मैच्योरिटी बढ़े और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाएं दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम मैथ और रीजनिंग को मैं यहां पे सोल्व करके बता रहा हूं आपको। तो कह रहा है कि लंबाई में एस है ना, वो के से छोटा है। तो आप चाहो तो इसको देसी तरीके से कर लो, आप चाहो तो ये ग्रेटर लेसर इन सिंबल का प्रयोग करके कर लो। तो मैं यहां पे डायरेक्ट ही कर लेता हूं। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई में एस के से छोटा है। तो के से छोटा कौन है दोस्तों? एस छोटा है, लेकिन आर से लंबा। एस जो है ना आर से लंबा है और के से छोटा है दोस्तों। ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है। तो ये कहां जाएगा दोस्तों? यहां जाएगा। ए जो है वो के से तो थोड़ा कम है और एस से थोड़ा सा लंबा है, और एम है वो सबसे लंबा है। तो बीच में कौन आ जाएगा दोस्तों? ए। ए वो व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे हैं और दो व्यक्ति छोटे हैं। अगला सवाल कह रहा है कि राजीव, ब्लड रिलेशन का सवाल है, फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है। राजीव अतुल का भाई है। तो भाई राजीव है, ये भाई है किसका? अतुल का। तो दोनों भाई हैं, सेम समानांतर पीढ़ी में आएंगे, दोनों भाई हैं, इसलिए मेल पर्सन, वर्ग का निशान। सोनिया सुनील की बहन है। अब सोनिया और सुनील के बारे में हमें नहीं पता कौन है ये दोनों। अच्छा जी, अतुल सोनिया का पुत्र है। अतुल है ना, ये पुत्र है किसका दोस्तों? सोनिया का। और सोनिया के बारे में बताया गया अभी कि सोनिया कौन है दोस्तों? सुनील की बहन है। सोनिया बहन है किसकी? सुनील की। ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों? बहन भाई है। अच्छा जी, ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया सुनील की बहन है और अतुल सोनिया का पुत्र है। तो वह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ये राजीव है ना, ये सोनिया का क्या लगता है? तो राजीव भी सोनिया का पुत्र ही तो लगता है यार। ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि किसी पैनल में किसी पंक्ति के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। यदि ए बी के, अब यहां पे कोई डायरेक्शन तो दे नहीं रखी है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं या दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर, कुछ नहीं दे रखा। तो मान लेते हैं 500 व्यक्तियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। इसका मतलब यह है कि जो आपका दायां है वो इनका दायां हो जाएगा, जो आपका बायां है वो इनका बायां हो जाएगा। तो पहला क्या कह रहे हैं दोस्तों? ए बी के बाएं। ए जो है ना दोस्तों, ये बी के तो बाएं आना चाहिए, तो बी का बायां इस तरफ होगा, और सी के दाएं बैठा है। तो ए जो है ना, ये ए और बी के, ए जो है बी और सी के बीच में बैठा है, इस प्रकार से कि ए है ये बी के तो दाएं बाएं तरफ आए और सी के दाएं तरफ आए, और डी बी के दाएं है। डी है ना, ये बी के दाएं है, तो बी का दाएं इस तरफ होगा, यहां पे डी बैठा है, लेकिन ई के बाएं बैठा है, तो ई के बाएं बैठा है दोस्तों। ये इनकी पंक्ति हो जाएगी। तो मध्य में कौन बैठा है दोस्तों? बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। यदि किसी जगह पर लड़के और कुत्ते हैं, ठीक है, यदि सिरों की कुल संख्या 7 है और पैरों की कुल संख्या 20 है, तो बताइए कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। तो ऐसे सवाल में जो सिर और टांग वाला क्वेश्चन आता है, मुर्गे खरगोश का क्वेश्चन आएगा, मोर खरगोश का क्वेश्चन आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो
पैरों की संख्या दे रखी है ना, उसको लीजिए। कितनी है पैरों की संख्या? 20। इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 10। और 10 में टोटल सिर घटा दीजिए। कितने सिर थे भाई? 7 थे, घटा दिए, कितने बचे? 3। तो ये 3 वो हैं जिनके ज्यादा पैर हैं। तो लड़के के तो 2 पैर होते हैं, कुत्ते कितने होते हैं? 4। तो इस पंक्ति में यहां पे 3 तो कुत्ते हैं और लड़के कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4 लड़के हैं। ठीक है, 4 लड़के 3 कुत्ते। ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगले सवाल में डाइस दे रखा है। पहले आकृति में आपको दिख रहा है 6 2 4 और दूसरी आकृति में दिख रहा है 4 2 3। तो 4 2 3 का मतलब पासा कौन सा है? सामान्य पासा है। पहली आकृति में भी 4 2 दिख रहा है, दूसरी आकृति में भी 4 2 दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर पासा सामान्य है, उसकी 2 आकृति दे रखी है और दोनों में 2 नंबर कॉमन है, तो बचे हुए एक एक नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो 2 4 2 4 तो कॉमन है, तो सीधी सी बात है 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। ठीक है, और यही इस सवाल का क्या होगा? आंसर 6। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति परिवार, पुत्र और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है? तो आप जानते हैं परिवार में पुत्र और पुत्री में कोई संबंध नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों ही परिवार का हिस्से हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय संख्याओं में आकृतियों में उपलब्ध है? तो आप सभी जानते हैं इसमें सभी में कौन सी उपलब्ध है? 4 नंबर। क्या 4 आंसर आएगा? बिल्कुल 4 ही सवाल का आंसर आएगा। 4 ही है जो सभी आकृतियों में उपलब्ध है। अगला सवाल आप जानते हैं, इसको आकृति को पूरा करना है, तो आकृति को पूरा करेंगे तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? केवल ऑप्शन ए। जो इस प्रकार से आकृति आपको नजर आ रही है, ये वाली, ठीक है, यहां से ये है, यहां से ये है और यहां से ये है, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी उत्तर आकृति में ये प्रश्न आकृति निहित है? तो ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन को, चारों ऑप्शनों को, और बताइए कि किस आकृति में आपको ये प्रश्न आकृति छुपी हुई नजर आ रही है। तो ऑप्शन ए तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर की जो 2 लाइन है वो तो कंप्लीट नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है ये इस साल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जो संबंध 63, 49 और 35 में है वैसा ही संबंध आपको यहां पे बताना है। तो 63, 49 और 35 में क्या संबंध दोस्तों? ये तीनों ही संख्याएं आपकी 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 निम 63, यानी 7 पंजे 7 सातु और 7 नीम, यानी तीनों ही संख्याएं एक ही नंबर से डिवाइड हैं। पहली चीज तो ये, ठीक है। तो आप देखें ऑप्शन ए को, ऑप्शन ए में दे रखा है 81, 63 और 45। तो आपसे 9 से करेंगे 9 पंजे 45, 9 से करेंगे 9 7 63 और 9 9 81। देखो क्रम भी वही है और सेम नंबर से डिवाइड हो रही है, यानी एक ही नंबर से तीनों संख्या डिवाइड हो रही है। तो ऑप्शन ए ही साल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आपको एग्जाम में दोस्तों इसी लेवल की रीजनिंग मिलेगी, इससे ज्यादा लेवल की नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो पेपर है वो एसएससी ले रही है। ठीक है, खुद लेते तो हम कोई अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख भी सकते थे, लेकिन एसएससी आपको पता है किस प्रकार की रीजनिंग पूछती है। 1-2 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के मिलेंगे, बाकी तो सब इजी ही मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल है सार्थक क्रम में दर्शाना है तना, फूल, जड़, पत्ती और फल। तो आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या आएगी? जड़। तो जड़ का यहां पे क्रम कौन सा है दोस्तों? नंबर 3, यानी नंबर 3 पहले आएगा। ऑप्शन ए या बी ही आपका आंसर हो सकता है। जड़ के बाद आएगा तना, यानी 3 के बाद 1। ठीक है, ऑप्शन सी और डी तो देखना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तने के बाद क्या पहले आपका पत्ती आएगी या पहले आपका फल आएगा? तो पहले पत्ती आएगी। तो 3 1 4, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 5। ठीक है, आगे सोली नहीं करना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है कि डॉक्टर, जवर, नुस्खा निकालना, रोग की पहचान करना और दवाई, क्या क्रम बनेगा दोस्तों? तो सबसे पहले मुझे क्या आएगा दोस्तों? बुखार आएगा। तो बुखार का क्रम क्या है दोस्तों? सबसे पहले मुझे जवर आएगा नंबर 2। जैसे ही बुखार आएगा मैं डॉक्टर के पास भागूंगा दोस्तों। तो 2 के बाद क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। डॉक्टर सबसे पहले क्या करेगा? मेरा चेकअप करेगा, रोग की पहचान करेगा, नंबर 4। 2 1 4, ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा।
क्रम देखें तो सबसे पहले मुझे बुखार आएगा, बुखार के बाद मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो रोग की पहचान करे, भाई चेकिंग करेगा ना पहले, फिर उसके बाद नुस्खा निकालेगा, चेक करेगा कि कौन सी दवाई देनी चाहिए कौन सी नहीं देनी चाहिए, उसके बाद आपको दवाई लिख कर देगा। बात आगे समझ में? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3, 5। आगे बढ़ते हैं। अगले 3 सवालों में क्या करना है आपको? क्रम पूरा करना है दोस्तों। तो क्रम पूरा कर देते हैं दोस्तों, हमारा काम तो यही है, क्रम ही पूरा करते हैं हम। तो यहां पे इस सीरीज का भी क्रम पूरा कर देते हैं, अधूरा काम छोड़ रखा है सीरीज में, तो ये पूरा हम कर देते हैं। तो देख क्या रखा है दोस्तों? कैट है, फिर FDW है, और फिर IGZ है। अगला पूछा है दोस्तों, तो देखिए ये होता है 3, 1, 20, और ये है 6, 4, 23, ये है 9, 7, 26। ध्यान से देखिए, 3 से 6 हुआ +3, 1 से 4 हुआ +3, 20 से 23 हुआ +3। तो सभी 3 3 से आगे बढ़ रही है। यहां देखिए 6 से 9 3, 4 से 7 3, 23 और 3 26, 3 3 बढ़ रहा है, तो 9 बढ़ा दीजिए। 9 से 3 बढ़ाएंगे क्या आएगा दोस्तों? 12, लेटर आएगा L। 7 से 3 बढ़ाएंगे 10 आएगा, लेटर आएगा J। 26 से 3 बढ़ाएंगे दोस्तों, 26 3 29 यानी C, LJC। ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? अगले सवाल में सीरीज है, 2 के बाद 5 है, के बाद 9 है, ठीक है, 19 37, 19 और 37 अगला नंबर आपसे पूछा है दोस्तों। तो आप मुझे बताइए 2 से 5 कैसे बन सकता है? अगर मैं इस 2 को 5 बनाना चाहता हूं तो गुणा 2 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 + में 1 बराबर 5 होता है। देखो अगर मैं वैसे मॉक टेस्ट करवा रहा होता दोस्तों तो यहां पे मैं क्वेश्चन देख के थोड़ी देर रुकता भी, लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, ना ही अपना करना चाहता हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से मस्ती मार के आराम से देख सकते हो सवाल कैसे आएगा, ये आपका काम है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको इस सवाल में 5-10 मिनट ऐसे तो करता नहीं हूं भाई कैसे करेंगे ऐसे नहीं, डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं घुमा भी सकता था, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर + में 1, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर + में 3, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद इतना ही है, आपको प्रैक्टिस करवानी है आपकी। तो 2 दूनी 4 + में 1 5 आएगा। अब 5 से 9 कैसे बनेगा? 5 दूनी 10 कर दे, -1 कर दे, यानी गुणा 2 + 1 गुणा 2 -1 गुणा 2 + 1 गुणा 2 -1। तो देखिए दोस्तों आगे क्रम पूरा हो रहा है क्या? 9 दूनी 18 + में 1 करेंगे 19 आएगा, और 19 गुणा में 2 करें -1 करेंगे 37 आएगा। तो आगे क्या आएगा दोस्तों? 37 गुणा में 2 + में 1, तो 75 इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अंतर निकालने तो 2 से 3 का अंतर था, 4 का, ये 10 का अंतर था, फिर 19 दूनी 38 18 का अंतर था, यहां पे 15 में 7 गई 8 38 का अंतर था, ठीक है। तो 3 से 4 फिर वही 3 1 कम 3 + में 1, 4 दूनी 8 + में 2, 10 2 20 -2, ये प्रगम नहीं बढ़ता नहीं फिर ये, ठीक है। इसलिए अंतर से यानी डायरेक्ट हमने ये मल्टीपल वाला पैटर्न लगा दिया दोस्तों, ठीक है। ज्यादा जांच करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएं तो हो सकता है 1-2 पैटर्न और निकलेगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है भाई 0 फिर क्वेश्चन मार्क है 8 15 और 24। तो भाई 0 से आगे क्या आएगा मुझे नहीं पता, यहां से आगे क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे पता है 8 से 15 में क्या गैप है दोस्तों? 7 का। 8 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 15 आता है, 15 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो 24 आता है, ठीक है। 7 9 तो हो सकता है 3 5 7 9, तो +3 करते हैं जरा, तो +3 करते यहां पे क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 में प्लस करेंगे 5 तो क्या 8 आएगा? यस, तो एक क्रम बन गया। 0 में 3 जोड़ेंगे 3 3 5 8 8 7 15 15 9 24, तो यही क्रम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, इस आकृति में हो क्या रहा है दोस्तों? प्रश्न आकृतियां आपको दे रखी हैं और आपको ये सीरीज ही है, तो इसका आंसर आपको बताना है दोस्तों, सीरीज को पूरा करना है मतलब। तो यहां पे अगर इन आकृतियों को ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, पहली से दूसरी में जाते हैं प्रश्न आकृति में, तो जो सर्कल है वो 5 से हो गए 4, फिर तीसरी आकृति में 4 से हो गए 3। तो जाहिर सी बात है जो हमारा आंसर होगा उसमें आकृति कितनी रहेंगी? 2 होंगी। जो हमारा आंसर होगा उसमें जो सर्कल है ना दोस्तों, ये कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे।
और क्रॉस की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल, सीरीज दे रखी है ए स्पेस बी ए, ठीक है, स्पेस बी बी स्पेस ए बी स्पेस ए। लेटर काउंट करते हैं तो लेटर है भाई 3 3 6 3 9 और 2 11। अब आपको पता है अगर लेटर 12 होते तो पैटर्न हम कर देते 3 3 की ग्रुपिंग या 4 4 की। लेटर 11 है तो 11 में ग्रुपिंग कैसे करेंगे, 4 4 की ग्रुपिंग, 4 4 8 और 3 11 ऐसे ग्रुपिंग करेंगे, यानी 2 4 4 के और 1 3 का रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 1 कर देते हैं ग्रुपिंग और आपकी 2 और ये 3, सॉरी गलत हो गया क्या, देखो 4 4 8 और 4 12 है, गई मिस्टेक कर दी क्या हमने, ए बी ए स्पेस फिर 2 है स्पेस ए बी स्पेस ए। लेटर गणिए 4 4 8 और 4 12, 12 लेटर है तो 4 4 ग्रुपिंग हो जाएगी, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो यहां भी ए है यहां भी ए है, ए के बाद यहां भी बी है और यहां पे लास्ट लेटर ए है और ये भी है, तो हो सकता है पहला तीसरा समान हो तो ए के बाद क्या आएगा दोस्तों बी आएगा। अब देखो यहां पे दूसरा लेटर बी, यहां भी दूसरा लेटर बी, यहां भी दूसरा लेटर बी, तो जाहिर सी बात है बी 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 बी। ठीक है, तो यहां पे हम जाहिर जानते हैं बी से पहले ए आएगा, यहां भी बी से पहले है तो यहां भी आएगा और यहां ए आ जाएगा, तो आपने फिल क्या किया है बी ए बी। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और जो सीरीज है हमारी वो बढ़ रही है ए डबल बी ए से आगे। ठीक है, ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो आपने फिल किया है वो आपको आंसर पे टिक करना है। फिल किया है बी डबल ए बी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। लुप्त संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है भाई, तो आपको संख्याएं तो दिख रही है, मैं फिर भी थोड़ा बहुत लिख देता हूं। 27 सोन है, यहां पे 9 है, 42 48 42 है, 84 है और यहां पे 14 है। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 3 में आपसे पूछा, यहां पे 42 है और यहां पे 7 है, यहां पे बताना है। तो भाई 9 तिया 27, 9 6 की 54, सीधी सी बात है। 9 तिया 27 यानी इधर तो गुणा 3 है और गुणा में 6, 14 ती 42, 14 6 की 84, तो देखो 7 6 की 42, तो 7 तिया 21, यहां पे क्या आ जाएगा आंसर 21 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, बस इतना ही कर लो आप, दूसरा पैटर्न ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अगला सवाल क्या है दोस्तों, इधर दे रखा है 4 6 8 7, ये है 12 7 9 5, लगाइए दिमाग आप, तब तक मैं लिखता हूं 11 10 10 क्वेश्चन मार्क और 5 3 7 4। दोस्तों यहां पे बताना है क्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट रहेगा वो तो सबसे पहले जोड़ के देखेगा, घटा के देखेगा, ऐसे चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। जो थोड़ा बहुत जिसने प्रैक्टिस कर रखी है उसको तो सवाल देखते ही दिख जाएगा। देखिए 12 और 4 16 और 11 और 5 16, पहली 2 का योग और आखिरी 2 का योग बराबर है। 7 और 6 13, 10 और 3 13, 9 और 8 17, 10 और 7 17, तो 7 और 5 12, तो 4 में कितना जोड़े 12 आ जाएगा, तो 8 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, यही समझा देते हैं। यहां पे दे रखा है 6 3 4 क्वेश्चन मार्क है, फिर 8 है, 18 2 3 क्वेश्चन मार्क है, फिर 27 है, यानी ये तो स्पेस ऐसे ही 15 5 क्वेश्चन मार्क है यहां पे, और यहां पे बताना क्या आएगा, और यहां पे 9 है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा जरा बताइए, सोचिए जरा, कमेंट करके बताइए क्या आएगा आंसर। देखते हैं कितना दिमाग चलता है तुम्हारा, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए कोई दम नहीं है दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, 6 चौक 24 8 तिया 24, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, तो 9 पंजे 45, तो 15 में कितने गुणा करें 45 आएगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा, 15 ती 45। सिंपल चीज। आप ऐसे कर सकते हो, 6 चौक 24, पहली और तीसरे का गुणा किया, कितना आएगा 24 भाग 3, 24 में 3 का भाग देंगे 8 आएगा, 18 तिया 54, 54 में 2 का भाग देंगे, यानी पहली और तीसरे का गुणा और उस मल्टीपल को बीच वाले से भाग दे रहे हैं, तो वे 15 थी 45, 45 में 9 का भाग देंगे क्या आएगा 5 आएगा। तो आप बहुत सारे पैटर्न यहां पे लगा सकते हो, फाइनली आंसर तो आपका 3 ही आना है।
ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि कन्वर्जेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो भाई नेशन तो बन सकता है, वर्जन भी बन सकता है, रीजन ऑप्शन डी में देखें REASON रीजन बन सकता है। लेकिन सटेशन को देखें तो ऑप्शन जी सी में जो दिख रहा है ना आपको सटेशन दोस्तों, STATION, तो सटेशन में टी का प्रयोग भाई साहब ने 2 बार किया है और कन्वर्जेशन में टी का प्रयोग 1 बार, इसने 2 बार कर लिया, तो यही शब्द नहीं बन सकता। अगला शब्द है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यह आपको बताना है। परमोनिशन दे रखा है, इसे कौन सा शब्द बना जा सकता है। क्या एक्शन लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि सी तो ऊपर है ही नहीं। नेशन लिखा जा सकता है, NA ए नहीं है उसमें, तो नेशन भी नहीं लिखा जा सकता। मॉनिटर MONI बिल्कुल TOR मॉनिटर लिखा जा सकता है। रिमूव नहीं लिखा जा सकता क्योंकि रिमूव में वी का प्रयोग हो रहा है, वी है नहीं ऊपर, तो लिखा क्या जाएगा दोस्तों? मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर है, ये लिखा जा सकता है। अगला सवाल देखिए भाई, अगले में क्या है? सादृश्यता है, कह रहा है कि जिस प्रकार का संबंध JLNP का संबंध है OMKI से, वैसा ही संबंध आपको SUWY का बताना है कि किससे होगा। तो यहां पे आप कोडिंग डिकोडिंग भी लगा सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज जिसमें पूछा जाता है, तो ये वो पैटर्न भी है दोस्तों यहां पे। ठीक है, तो देखिए J से O कैसे बनेगा, तो J आता है 10 नंबर पे, O आता है 15 नंबर पे, तो J में कितना जोड़ें? +5। अच्छा जी, ये 12 है, ये 13 है, कितना प्लस है दोस्तों? 1। ये 14 है, ये 11 है, कितना माइनस है? 4 माइनस है। ये 16 है, ये 9 है, कितना माइनस है? 7 माइनस है। यानी जो पैटर्न है वो है +5 +1 -4 -7, ऐसे पैटर्न है। 5 1 4 7, तो लगा दीजिए +5 9 और 5 14, पहला लेटर X होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी। दूसरा UV बिल्कुल, 23 में 4 घटाएंगे 19 आएगा, ऐसा आएगा। 25 में से 7, 15 में 7 गए 18, X, ठीक है, 23 में 4 घटाएंगे ना, WY, तो यहां पे कितना घटाएंगे दोस्तों? यहां पे 14 है और यहां पे है 11, 3 घटाएंगे ना दोस्तों, यहां पे 3, तो माइनस का 3 होगा यहां पे, तो यह आएगा T, XVTR, ऑप्शन सी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, अगला सवाल दे रखा है 42 का संबंध कह रहा है कि 56 से है, वही संबंध आपको बताना है 72 का किससे होगा दोस्तों। तो देखिए 42 किसका मल्टीपल है? 7 का, और 56 भी 7 का मल्टीपल है। 7 गुणा में 6 और 7 गुणा में 8, 7 6 की 42, 7 8 56, यानी पहले 6 से गुणा हुआ और फिर 8 से गुणा हुआ, यानी पीछे से 2 बढ़ के गुणा हुआ है एक ही नंबर से। तो आप जानते हैं 9 अंठे 72 होता है, ये 8 से है तो आगे आएगा 9 गुणा में 10, 2 बढ़ के आएगा ना, तो 9 दाई 90, इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा 90, ऑप्शन बी। अच्छा, अगला सवाल भी यहीं देख लेते हैं, चलो मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह चाहिए। तब तक आप दिमाग लगाइए क्या हो सकता है इसमें। बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। 32 65 है, 32 65 है, इसका संबंध है 43 76 से, तो आपको यही संबंध बताना है 46 73 का किससे होगा दोस्तों। अब नॉर्मल बच्चा होगा वो यहां पे स्क्वायर क्यूब भाजकता पता नहीं क्या क्या चेक करने लग जाएगा, आप कोडिंग डिकोडिंग वाला लगाइए। ठीक है, देखो 3 से हुआ 4, 1 बढ़ा, तो 4 से कितना हो जाएगा? 5। 2 से 3 हुआ तो 6 से कितना हो जाएगा? 7। 6 से 7 हुआ तो 7 से 8। 5 से 6 हुआ तो 3 से 4, 57 84 सवाल का आंसर, सोचना भी नहीं है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की रीजनिंग। आइए अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इतना करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का लेते हैं पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी वाक्य से पहले, यहां पे इस नहीं किसी से, किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक कंप्यूटरी भाषा है। कह रहा है कि किसी वाक्य में बुलेट लगाने से पहले या बुलेट लगाने के लिए
निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ये सभी, स्टार, डॉलर और परसेंटेज, इन तीनों का ही प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसी भी वाक्य में या किसी भी सेंटेंस से पहले बुलेट लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियां या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कोई सेंटेंस है, कोई पैराग्राफ है, उसको बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, मेलिंग टैब या पेज आउट टैब दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, होम पेज का। ठीक है, जब पंक्ति या किसी पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलना हो तो होम टैब का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमओडी फंक्शन, एमओडी फंक्शन का प्रयोग खालिस्तान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का जो एमओडी फंक्शन है उसका प्रयोग किस चीज को ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, शेषफल। ठीक है, एमओडी फंक्शन का प्रयोग शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, टोटल। ठीक है, सम, एवरेज और मैक्स है यानी मैक्सिमम, ये तीनों बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, जबकि टोटल है ये एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी वर्कशीट के डाटा को ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। जो एमएस एक्सेल होता है उसमें किसी वर्कशीट के डाटा को ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रोजेक्शन के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, चार्ट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, बताइए कंप्यूटर में कितने क्वेश्चन का आपको आ रहे हैं? ऐसे तुक्का लगाने से काम नहीं चलता कि मैं 85 करता हूं 90 सही होते मेरे। ठीक है, एक्चुअल में बताइए कितने ईमानदारी से कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो आपको हर क्वेश्चन लगता है सारे आते हैं ऐसे। ठीक है, अगर इतने ही होशियार होते तो बेरोजगार नहीं घूमते। ठीक है, कड़वी बात है, थोड़ा सा दिक्कत करेगी। अगला सवाल है, जिन लोगों को ईमेल भेजा जाता है उनके नाम एवं ईमेल एड्रेस कहां स्टोर किया जाता है? जिन लोगों को ईमेल भेजा जाता है उनके नाम एवं ईमेल एड्रेस कहां स्टोर किया जाता है दोस्तों? ब्राउजर, सर्च इंजन, एड्रेस बुक या फोन बुक? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन सी, एड्रेस बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीमेल में इस पर मैसेज को हैंडल करने के लिए खालिस्तान फोल्डर होता है। जीमेल में इस पर नहीं है दोस्तों, स्पैम है ये। जीमेल में स्पैम मैसेज को, जो स्पैम मैसेज आते हैं ना कई बार, जो फेक है, स्पैम जिसको बोलते हैं, उन मैसेज को हैंडल करने के लिए खालिस्तान फोल्डर होता है। कौन सा फोल्डर होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं स्पैम मैसेज को स्पैम फोल्डर हैंडल करता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाना खालिस्तान कहलाता है। जब आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्या डाउनलोडिंग, अपलोडिंग या ब्राउजिंग या रिफ्रेशिंग? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, रिफ्रेशिंग। जब आप एक साइट से, वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो उसे हम रिफ्रेशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह इंटरनेट पर उपलब्ध प्राचीन सेवाओं में से एक है जिनमें अरबों की संख्या में वेब पेज संग्रहित होते हैं। तो क्या होता है दोस्तों वो? टेलनेट, वेब या कनेक्शन या वेब सर्वर? तो दोस्तों वो होता है वेब सर्वर। वेब सर्वर आप जानते हैं इसमें बहुत सारे अरबों की संख्या में वेब पेज सर्वर होते हैं। जैसे कोई भी आप गूगल पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं, मान लीजिए CISP सर्च करते हैं, तो आपको हजारों वेब पेज मिल जाएंगे अलग अलग प्रकार के। तो वो क्या है? वेब सर्वर ही तो है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, URL क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एक प्रकार का प्रोग्राम ऑब्जेक्ट है, या हार्डवेयर का भाग है, या किसी भी डॉक्यूमेंट का पेज या www पर एड्रेस होता है। तो URL दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज का www वर्ल्ड वाइड वेब का एड्रेस होता है दोस्तों। ऑप्शन डी सवाल का आंसर आएगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैथ सेक्शन की ओर। तो लेते हैं पहला सवाल। तो दिखाइए अपना दम दोस्तों। आज आप ये एक प्रकार से एक्चुअल जो मॉक टेस्ट आएगा, आपका पेपर आएगा, उसी लेवल का हम लेके चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको
ये एहसास हो कि एग्जाम में कैसा पेपर आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो पहला सवाल, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं यानी जो अन्य दो साइड्स हैं उनका जो अंतर है वो 21 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए दोस्तों। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सोल्व कीजिए। अगर आपको आता है तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, नहीं आता है तो हम समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई हवा में ये मैं कर दूं, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को देखकर लगता है कि कर दूंगा, लेकिन जब करते हैं तब नहीं होता। तो ईमानदारी के साथ मॉक टेस्ट आपको सोल्व करना है, ना कि ऐसे हवा में तीर मारने के 90 सही है मेरे 85 सही है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है भाई, तो ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है दोस्तों। ये आपको एसी की लंबाई यानी कर्ण की लंबाई दे रखी कितनी, 39 सेंटीमीटर दोस्तों। और कह रहा है जो अन्य भुजाएं है ना बी सी माइनस ए बी बराबर कितना है दोस्तों, 21 सेंटीमीटर है। यस और नो, इन दोनों का अंतर 21 सेंटीमीटर है, यही तो दिया गया है। अब देखिए इन दोनों का मैं कर देता हूं सुकेर दोस्तों, तो इनका सुकेर करेंगे तो इसका भी सुकेर करना पड़ेगा। यस और नो, तो इसको सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी का सुकेर होता है, तो आएगा ये बी सी सुकेर प्लस में ए बी सुकेर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू ए बी, यही तो आएगा। और इधर मैं 21 का सुकेर ही रहने देता हूं दोस्तों। अब आप जानते हैं ये क्या है, बी सी क्या है आधार, ए बी क्या है लंब। जब आधार के सुकेर में लंब का सुकेर हम ऐड करते हैं तो ये किसके बराबर हो जाता है दोस्तों, कर्ण के बराबर हो जाता है। यानी इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, ए सी का सुकेर माइनस 2 बी सी इंटू ए बी बराबर 21 का सुकेर। यस और नो। अब आप जानते हैं ये तो मान आपको दे रखा है, 39 का सुकेर दे रखा है, तो 39 का सुकेर। अब ये 21 का सुकेर इधर ले आता हूं मैं, तो 21 का हो जाएगा दोस्तों माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा नहीं 21 का स्क्वायर। अच्छा ये माइनस का 2bc है, ये परली तरफ लेके जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 2ab इंटू bc बराबर। अब ये क्या है दोस्तों, ये कुछ नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी दोस्तों। इसको सोल्व करेंगे तो एक बार 39 में 21 घटाएंगे तो आएगा 18, एक बार 39 में 21 जोड़ेंगे तो आएगा 60। अब ए बी इंटू बी सी है तो 2 इधर आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा, बराबर क्या रह जाएगा दोस्तों, ए बी इंटू बी सी दोस्तों। काटेंगे 2 निम 18, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी इंटू बी सी का जो मान है वो कितना है 9 गुणा में 60 यानी 540 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आधार और लंब का जो मल्टीपल है वो कितना है 540 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में लंब दोस्तों। तो रख दीजिए 1/2, इनका तो मान आपको पता ही है कितना है 540, तो आंसर आ जाएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आराम से बिल्कुल डिटेल से मैंने समझा दिया है, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने आंसर इसका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया है तब तो आपका आंसर सही है, अगर नहीं लगाया है तो अपने आप को दोबारा से परखिए, दोबारा से एनालिसिस कीजिए कि तैयारी में भी कहां कमी रह गई है, क्योंकि आखिरी के 30-32 दिन का टाइम अभी रह गया है। 28 लाख कैंडिडेट से आपका कंपटीशन है। ठीक है, 28 लाख में चलो 20 लाख तो रद्दी होंगे, लेकिन फिर भी आपका 8-10 लाख से तो कंपटीशन होगा ही होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस एक ऐसी जॉब है जो हर बच्चे की ड्रीम जॉब होती है दोस्तों। ठीक है, तो कंपटीशन कहीं से भी हल्का नहीं रहने वाला है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यह आयताकार पार्क है भाई। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है 3:2, यानी अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई कितनी है 2 है दोस्तों। इसको मैं x रख देता हूं, लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है
तो एक चक्र 8 मिनट में पूरा कर लेता है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? तो एक बात बताइए, जब कोई लड़का साइकिल लेके इसके चारों ओर परिसीमा पर चक्कर लगाएगा तो एक्चुअल में क्या कर रहा है दोस्तों? वो इसका परिमाप के चारों ओर घूम रहा है दोस्तों। बात आ गई समझ में? इसका मतलब यहां पे ये हुआ कि आयत का परिमाप बराबर है किसके दोस्तों? लड़के द्वारा या साइकिल द्वारा लगाई गई दूरी के बराबर। यस और नो? इसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू 3x प्लस में 2x बराबर क्या होगा दोस्तों? 12 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से 8 मिनट में चक्कर लगा रहा है। स्पीड आपकी 12 किलोमीटर पर आवर है, टाइम मिनट में है, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 और कर देंगे। 12 पंजे 60 कितना आ जाएगा दोस्तों? 8/5 किलोमीटर आ जाएगी। इसको मीटर में चेंज करेंगे, गुणा में 1000 से कर देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? 1600 मीटर। यस और नो? तो मैं यहां पे सोल्व करूंगा। देखो 2 3 6x, 2 दूनी 4x, तो 6x और 4x कितना हो जाएगा? 10x बराबर है 1600 मीटर के, तो x का मान आ जाएगा 160 मीटर के। यस और नो? यानी x क्या है? x आप कुछ भी मान लीजिए, 3x करेंगे फिर लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का एरिया होता है भाई लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या है दोस्तों? 3x इंटू 2x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 की जगह तो 6 है, x की जगह क्या रखेंगे? 160 का स्क्वायर दोस्तों। 160 का स्क्वायर कितना होता है ये आप निकाल लेंगे और गुणा में 6 कर देंगे। या आप 16 दूनी 32, ये 320 आएगा, और 16 3 48 480, 320 गुणा में 480 कर लो। जो भी आपको आसान लगे वो कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 15,6300 वर्ग मीटर दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा तो देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, और 2 जीरो और लगा दो, इसका तो वर्ग ही आ जाएगा, और गुणा में 6 और कर दो, तो 6 छंग 36, असल पाई 3, 6 5 30 और 3 33, 6 दूनी 12, 15 3600 आएगा भाई। ठीक है, 1500, ये 63 नहीं आएगा, 3600 आएगा। यानी आपका ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 15,3600। ठीक है, तो 15,3600 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन सी। जिस बच्चे ने ये ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही है, तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं आया है तो इसका मतलब तैयारी अभी रद्दी है, क्योंकि अभी तक जो मॉक टेस्ट हम करवा रहे थे उसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको दिखा रहे थे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। एक्चुअल में जो पेपर आएगा उसमें थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल अगर पेपर में आएगा तो आधे बच्चे तो इसकी जो लेंथ है उसको देखकर ही घबरा जाएंगे और सवाल को या तो तुक्का मार के आएंगे, तुक्का ही मारेंगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, या है? बिल्कुल है भाई, नेगेटिव मार्किंग है 25%, तो तुक्का नहीं लगेगा यहां, या तो सही या फिर छोड़ के आना पड़ेगा। कह रहा कि 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर की दूरी ज्यादा तय की है दोस्तों। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में, थोड़ा सा नहीं बस हल्का सा बताऊंगा। ये स्टेशन मान लीजिए अलीगढ़ है और ये मान लीजिए दिल्ली है, ए बी। एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है, कितनी स्पीड से दोस्तों? यहां पे मिलती है, मान लीजिए दोनों, एक ये इधर से आई और ये यहां से आई। ये चल रही थी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये चल रही थी 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोस्तों आप मुझे बताइए, ये जो ए से बी के बीच की दूरी है ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये ए से बी की ओर जा रही थी, ये बी से ए की ओर आ रही थी। तो जब दूरी आप, यानी यहां पे क्या है, एक ही समय पर मिलती है, जब मिलती है ना, मिलने का मतलब क्या है कि जितने देर ये चल के आई है उतनी ही देर ये चल के आई है, यानी टाइम क्या है, कांस्टेंट है यहां पे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए।
तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो स्पीड का होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है दोस्तों, एक ट्रेन ए है और दूसरी क्या है, बी है। एक चल रही है 21 किलोमीटर की रफ्तार से, एक चल रही है 14 किलोमीटर की रफ्तार से। ठीक है, तो कैलकुलेट कर देंगे तो यहां पे जो स्पीड का रेशियो है वही किसका आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो दोस्तों। तो ये 7 या 21, ये 7 दूनी 14, यानी कि जो ट्रेन 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी वो 3 यूनिट दूरी तय करके आएगी, और जो ट्रेन 14 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी वो 2 यूनिट दूरी करके तय करके आएगी दोस्तों। तो ये कितना ज्यादा चलेगी इससे, या 3 चाल ली भाई या 2 चाल ली, तो एक ज्यादा चली नहीं, एक का अंतर है, एक बराबर कितना है 70। ये टोटल दूरी 210 की हो जाएगी, ये 70 दूनी 140 हो जाएगी, 210 में 140 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 350 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ए से बी के बीच में भाई यह चली है कितना 210 और ये चली है 140। ठीक है, तो ये 210 ये चली, 140 ये चली, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 350 किलोमीटर की। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको ये समझा रहा था, आपको तो बस इतना ये सोल्व करना है। आपको बस आपको पेपर में इतना सोल्व करना है। देखो सवाल की लैंग्वेज कितनी लंबी दे रखी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल है कुछ नहीं। ठीक है, स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो बराबर 70 रख दीजिए, आंसर। ठीक है, या आप ये नहीं करना चाहते इसका अलग मत कीजिए, 3 दूनी 5 है ना, टोटल दूरी 5 की होगी, 1 यूनिट बराबर 7 है तो 5 का 70 है तो 5 का मान 7 पंजे 35, 350 किलोमीटर, ऐसे कर लो। ठीक है, तो सवाल वो कहते हैं ना कि बुक का कवर देख के उसकी क्वालिटी का पता नहीं लगता है दोस्तों। तो सवाल की लैंग्वेज को देखकर ये मत घबराना कि भी सवाल बहुत हार्ड होगा। सवाल कई बार लैंग्वेज इसलिए घुमा के दी जाती है कि बच्चा डर जाए, जबकि सवाल बहुत आसान होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी दोनों अकेले अकेले काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं, यानी इस काम को बी भी 12 दिन में करता है और सी भी 12 दिन में कर सकता है दोस्तों। तो पहले हमारा जो बेसिक काम है वो कर लेते हैं। ए और बी कर सकते हैं किसी काम को कितने दिन में दोस्तों, 8 दिन में। बी कर सकता है अकेला 12 दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। टोटल काम कितना आएगा, 8 12 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। क्षमता निकाल लें तो 8 संगे 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी कार्य शुरू करते हैं। काम शुरू कौन कर रहा है दोस्तों, ए और बी। कितने दिन काम किया, 4 दिन। तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे ए और बी, तो ए और बी की कुल मिलाकर कैपेसिटी 6 है, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 24 काम कर देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए कार्य छोड़ के चला गया, अब बी लगा रहा 2 दिन तक। तो बी 2 दिन अगर काम करेगा तो एक दिन में 4 काम करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, 8 कार्य करेगा दोस्तों। तो 24 और 8 32 काम हो चुके हैं, टोटल काम 48 है, तो शेष काम कितने रह गए, 16 कार्य रह गए। 16 कार्य करेगा कौन दोस्तों, सी। तो सी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो 16 काम करने में कितने दिन का समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। तो सवाल पूछा है कि बचा हुआ कार्य करने के लिए सी को कितने दिन लगेंगे, 4 दिन का समय लगेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और इस सवाल की लैंग्वेज देखो कितना बड़ा सवाल आपको दिख रहा है। ठीक है, और इससे ज्यादा लेवल के सवाल दिल्ली पुलिस में नहीं आएंगे, ये गारंटी में देता हूं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है कितने दिन में दोस्तों, 36 दिन में। बी कर सकता है कितने दिन दोस्तों, 54 दिन में। सी कर सकता है कितने दिन दोस्तों, 72 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क, तो 36 54 और 72 का एलसीएम कितना आएगा, 216 आएगा। अब इनकी क्षमता निकाल देते हैं, ये हमारा बेसिक काम है। तो 6 से गुणा करेंगे, यहां पे 4 से गुणा करेंगे, यहां पे 3 से गुणा कर देंगे। मान लीजिए काम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, उन्होंने मिलकर कार्य प्रारंभ शुरू किया। ठीक है, किंतु कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। जब एक कार्य समाप्त होने वाला था ना, इससे 8 दिन पहले कौन गया भाई, ए चला गया। यहां से ए है वो आउट हो चुका, यानी यहां से ए चला गया था। ठीक है, अच्छा जब ए काम छोड़कर गया ना 8 दिन, तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़कर चला गया। जब काम समाप्त होने वाला था तो उससे 12 दिन पहले बी चला गया और 8 दिन पहले ए चला गया। यानी पहले कौन गया दोस्तों, पहले गया आपका बी। ठीक है, तो पहले कौन गया है, बी गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से मनाते हैं।
जब काम समाप्त हो रहा था ना उससे 12 दिन पहले कौन गया भाई, बी गया। यहां से यहां पे 12 दिन पहले कौन गया, बी। और 8 दिन के बाद कौन गया है, ए गया है। यहां पे ए गया है, तो ये 12 दिन पहले निकल चुका है, ये 8 दिन बाद गया, यानी बीच के 4 दिन तो ए ने किसके साथ काम किया है, सी के साथ। यस और नो भाई, बी तो जा चुका है तो 4 दिन इसने सी के साथ काम किया है। ए और सी मिलकर एक दिन में 6 और 3 9 काम कर सकते हैं, 4 दिन में 36 काम यहां पे हुए होंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी। 8 दिन पहले है ये आपका ए बी जा चुका है, तो ये 8 दिन किसने काम किया होगा दोस्तों, सी ने काम किया होगा। तो 8 या 24 काम हुए होंगे, आखिरी के 8 दिन में 24 कार्य हुए होंगे। तो आखिरी के कुल मिलाकर 12 दिन में दोस्तों कितना काम हुआ है, 60 काम हुआ है। टोटल काम है 216 का, तो भाई 60 घटा दो कितना बचेगा, 156। 156 काम ए बी प्लस सी ने तो किए होंगे। तीनों की जो कैपेसिटी वो 13 है, तो इनको समय लगे होंगे 12 दिन, तो तीनों ने मिलकर 12 दिन काम किया होगा। सवाल क्या पूछा है, कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो 12 दिन, तो ये भाई 12 ये, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगे टोटल इस काम को समाप्त होने में। ठीक है दोस्तों, हो क्या रहा है कि भाई ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में। टोटल काम कितना, 216 का। तीनों की अलग अलग कैपेसिटी निकाल दी। अब मान लेते हैं काम यहां से स्टार्ट और यहां पे खत्म हो गया भाई। अब सवाल में देख क्या रखा है कि जो है ना बी है, जो काम समाप्त होने ही वाला था उससे 12 दिन पहले काम छोड़कर बी जा चुका है। और जैसे ही बी गया उसके 4 दिन के बाद, यानी जब काम समाप्त होने वाला था उससे 8 दिन पहले कौन गया, ए गया। तो 4 दिन तो काम किया है ए ने, तो ए ने किसके साथ काम किया 4 दिन, सी के साथ। ए और सी एक दिन में काम कर सकते हैं 9, तो 4 दिन में कितना काम होगा, 36 काम। अब काम समाप्त हुआ था उससे 8 दिन पहले ए भी जा चुका है, तो आखिरी के 8 दिन किसने काम किया है, अकेले सी ने। तो सी एक दिन में 3 काम कर सकता है, 8 दिन में 24 काम किए होंगे, यानी आखिरी के इन 12 दिनों में कुल मिलाकर 60 काम हुए। टोटल काम है 216। 60 काम आखिरी की 12 दिन में हुए, तो पहले कितने काम हुए होंगे, 156। 156 काम तो तीनों ने मिलकर किए होंगे ना, तो तीनों की जो कुल मिलाकर कैपेसिटी है वो 13 कार्य प्रतिदिन की है। 156 काम करने में इनको 12 दिन का समय लगा होगा। कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा दोस्तों, 24 दिन में समाप्त हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, और बताइए कि यह सवाल आपको आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा है कि एक आदमी ने एक प्राइवेट संस्था से 5% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष एक उधार राशि ली दोस्तों। ठीक है, उसने क्या किया, मान लीजिए 5% पे कोई राशि लेके आया, उसने क्या किया, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रतिवर्ष इस राशि का 50% किसी और को दे दिया। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति था, मैं था, मान लीजिए मैं बैंक से कुछ राशि लेके आया भाई 5% वार्षिक ब्याज की दर से। ये मैंने क्या किया, थोड़ा दिमाग लगाया कि यार थोड़ा सा मैं भी कमा लेता हूं थोड़े बहुत पैसे, तो मैंने क्या कर दिया, जो जितनी राशि मैं लेके आया था उसकी आधी चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी रख दी, 10%। और कितने वर्ष के लिए मैंने टोटली काम किया, 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष बाद जो मुझे लाभ हुआ वो 3205 रुपए का हुआ। तो बताइए मैंने बैंक से कितने रुपए उधार लिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं इस सवाल को बेसिक से बताऊंगा। तो मान लेते हैं जो राशि इसने उधार ली है वो मान लेते हैं 100 रुपए दोस्तों। तो 100 रुपए का जो साधारण ब्याज बनेगा 4 वर्ष का, भाई टोटल 4 वर्ष का ही तो है, तो x गुणा में 4 गुणा में 5% की दर से लिया है इसने, बटे 100 आएगा। तो 25 चौक 100, 20 पंजे 100, तो x बटे 5 रुपए। ये क्या आएगा दोस्तों, इतना ब्याज उसे देना पड़ेगा बैंक को। भाई 100 रुपए की राशि लेके आया, ब्याज की दर 5% है, 4 वर्ष के लिए मैंने बैंक की वाली राशि अपने पास रखी, तो मुझे ब्याज कितना देना पड़ेगा, x बटे 5 रुपए। अब मैंने क्या कर दिया, ब्याज में दे दी राशि कितनी, इस टोटल राशि की आधी। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है P इंटू 1 प्लस R/100, और ऊपर यहां पे टाइम आता है और -1 करते हैं, यही तो होता है। तो राशि कितनी है दोस्तों, x बटे 2। ठीक है, रख दीजिए 1 प्लस में 10/100, राशि कितने समय के लिए, 4 - 1। तो आप जानते हैं ये हो जाएगा x बटे 2 माइनस ये 10 से कम 10, 11,
11/10 आएगा कितनी बार, 4 बार, और -1 तो x/2 ये आएगा 14,641 बटे 1 2 3 4 -1। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सोल्व करेंगे, यानी इतना आपको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। बात आ रही समझ में, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये आपको प्रॉफिट कब होगा, मान लीजिए मुझे प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, जिस व्यक्ति को मैंने चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि दी है वो मुझे टोटल ब्याज देगा, और उसमें से मैं अपना साधारण ब्याज है वो घटा दूंगा, तो बचेगा राशि मेरे पैसे के, मेरे तो प्रॉफिट बचेंगे। यानी माइनस, इसमें से माइनस क्या करेंगे, x/5 करेंगे, बराबर कितना है दोस्तों, टोटल राशि कितना लाभ हुआ, 3205 रुपए का। अब यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो आएगा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो बैंक से मैंने कितने राशि उधार ली है, 1 लाख रुपए उधार ली है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 756 हो जाती है और 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो दोस्तों एक बात बताइए, रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट निकालते हैं दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ऐसे तो निकलेगी दोस्तों। तो कह रहा है कि कोई राशि है, मान लीजिए P रुपए है, तो ये 2 वर्ष में हो जाती है दोस्तों 756 रुपए, और कुल मिलाकर यहीं से 3.5 वर्षों में हो जाती है 873 रुपए। तो इसका मतलब अगले 1.5 वर्ष में हो जाती है कितनी दोस्तों, ये 13 में 6 गई 7, और यहां पे 6 में 5 गई 1, और ये 1 बचेगा दोस्तों। ठीक है, यानी इसका मतलब 1.5 वर्ष में 117 रुपए हो जाती है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगी, 117/3 गुणा में 2। ठीक है, तो यह आएगा आपका 3 तिया 9 39, तो यह आएगा 78 रुपए। यानी ब्याज जो है 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 78 रुपए है। तो ये राशि 2 वर्षों में 756 रुपए हुई, तो 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 2 × 156 रुपए। टोटल राशि 756 रुपए है, इसमें 156 रुपए का ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना, ये क्या है दोस्तों, SI है, प्रिंसिपल क्या आएगा दोस्तों, 600 रुपए। ठीक है, और 600 रुपए पर प्रतिवर्ष ब्याज क्या है दोस्तों, 78 रुपए। तो रख दीजिए 78 गुणा में 100 बटे 600 गुणा में 1, 0 से 0 काट दीजिए, 13% का यहां पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक रेडियो निर्माता रेडियो की जो निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपए की कीमत का लेबल लगाता है, यानी उस रेडियो का अंकित मूल्य 286 रुपए लगाता है, जो कि क्रय मूल्य से 30% क्या है, ज्यादा है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहां पे 3 चीजें हैं, एक मार्क प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है, और एक सेलिंग प्राइस है। मान लीजिए इसने इस वस्तु को, इस रेडियो को 100 रुपए में खरीदा, तो इसने क्या कर दिया, 130% बढ़ा, यानी 30% बढ़ा के कितना अंकित कर दिया, 130 रुपए, लेकिन एक्चुअल में कितना क्या है दोस्तों, 286 रुपए। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब इसने किया क्या दोस्तों, कि ये जो मार्क प्राइस है ना, वस्तु को बेचते समय इस पर 10% की छूट दे दी, यानी 130 गुणा में 90/100 आएगा, 90% में बिकी, तो कितना आएगा दोस्तों, 117। 100 रुपए वाली वस्तु आखिरकार 117 रुपए में बिकी, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ दोस्तों। तो यहां पे आपको करना क्या पड़ेगा, 117 का मान निकालिए पहले आप, तो 130 बराबर है 286 की, तो रख दीजिए 286/130 गुणा में 117, ये आ जाएगा इसका। ठीक है, तो जब आप देखो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP। ठीक है, तो SP निकालिए, CP निकालिए, तो कैलकुलेट करेंगे यहां पे, तो 13 से 0 आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक है, और यहां से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों 22 गुणा में 17 कर लीजिए, तो ये आपका विक्रय मूल्य आएगा, और फिर यहां पे क्रय मूल्य और निकालिए, और दोनों का अंतर निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आंसर आप निकाल रहे होंगे 37.40 रुपए, ऑप्शन डी। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा। मकान की सेलिंग प्राइस भी 1 लाख रुपए है और दुकान की सेलिंग प्राइस भी 1 लाख रुपए है, तो दोनों की कुल मिलाकर कितनी होगी? 2 लाख रुपए। मकान पर 20% की हानि होती है तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो कुल सौदे का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? तो मैं यहां लिख रहा हूं पहले मकान और फिर दुकान, सेपी और एसपी। एक पर 20% का लाभ हुआ, यानी 1/5, 20% का मतलब 1/5। देखिए मकान है उस पर 20% की हानि हुई है, 5 में खरीदा 4 में बेचा, और दुकान उस पर 20% का लाभ हुआ, 5 में खरीदा 6 में बेचा। लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है, तो इनको इक्वल कीजिए। तो 6 को इससे गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 6 को इससे गुणा करेंगे 6 चौक 24, और 4 पंजे 20, और 4 6 का 24, ऐसे करेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल कर दिया भाई, 6 को इस इक्वेशन से गुणा कर दिया था, 4 को इस तरह कर दिया। तो टोटल जो सीपीआई है वो कितना है? 50 यूनिट, और टोटल एसपी कितना है? 48 यूनिट। तो नुकसान कितने का हुआ? 2 यूनिट का। 48 यूनिट बराबर दे रखा है आपको 2 लाख रुपए, यस और नो? तो 1 यूनिट का मान आएगा 2/48 लाख। नुकसान बताया तो गुणा में 2 कर देंगे, तो आएगा 1/12 लाख का यहां पे क्या हुआ है दोस्तों? नुकसान हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी सी इसका आंसर आ जाएगा, 1/12 लाख। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, इक्वेशन रख देंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल कर देंगे दोस्तों। एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। ठीक है, तो इस सवाल को मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। देखो 1 लीटर का मतलब क्या है? 1000 ml। टोटल मिश्रण कितने का है? 1000 ml का। अच्छा जी, इसमें पानी कितना है दोस्तों? 30%। तो दोस्तों दूसरा एल्कोहल कितना होगा? 70%। अब कह रहे हैं कि उस मिश्रण में कितना एल्कोहल मिलाया, क्या है? एल्कोहल। तो पानी इसी तरह होना चाहिए, पानी का मान कितना हो जाना चाहिए? 15%। तो जब देखिए दोस्तों 1000 ml था मिश्रण, तो उसमें पानी 30% था। अब जो नया मिश्रण है उसमें पानी 15% हो जाना चाहिए, तो 15 का मान निकालेंगे, 15 दूनी 30, यानी नया मिश्रण है उसका मान आ जाएगा 2000 ml। पुराना है 1000 ml, नया है 2000 ml। कितना बढ़ा दोस्तों? 1000 ml। तो आपने 1000 ml क्या मिलाया है दोस्तों? यहां पे एल्कोहल मिलाया है, तो 1000 ml आपको एल्कोहल यहां पे और मिलाना पड़ेगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपए खर्च किए। 10 आदमी कहीं भोजन करने गए, उसमें से 9 ने तो प्रति व्यक्ति 40 रुपए खर्च किए, यानी टोटल 360 रुपए दिए। और जो एक व्यक्ति है उसने सभी के औसत खर्च से 9 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो बताइए उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ? तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पे लिख रहा हूं व्यक्ति, ठीक है, औसत खर्च, और यहां पे लिख रहा हूं मैं कुल खर्च। मान लेते हैं 10 के 10 व्यक्तियों ने x रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किए, तो टोटल कितना खर्च किया होगा दोस्तों? 10x किया होगा। अब कह रहा है कि इनमें से 9 ने तो प्रति व्यक्ति 40 रुपए खर्च किए, तो कितने खर्च कर दिए दोस्तों? 360 रुपए। अब जो एक व्यक्ति है ना, सभी के औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो कितना किया होगा? x प्लस में 9। आप जानते हैं इन दोनों का योग ही तो इसके बराबर होना चाहिए भाई। टोटल 10 का तो इतना है, 9 ने इतना दिया, 10 ने इतना दिया, तो दोनों का योग बराबर होना चाहिए। तो जब x का मान निकालेंगे यहां पे तो 41 आएगा। अरे रख दीजिए 10x बराबर 360 प्लस में 9x, ये 9 इधर आएगा तो x का मान कितना आएगा? ठीक है, यहां पे कितना कर दिया? x प्लस 9 कर दिया। 360 प्लस में 9, x प्लस 9 आएगा, ये x प्लस 9। ठीक है, इधर ये 9x बचेगा, ये 369 बचेगा, तो x का मान आएगा 41। तो ये 410 गुणा x गुणा में, x का मान 41 है तो गुणा में 10 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 410 आ जाएगा। टोटल खर्च कितना है? 410 का। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? ये आपका सर्ट्स इंडाइसिस से है। तो देखिए दे रखा है भाई 3√2 बटे है √6 प्लस में √3। तो पहले इसको सोल्व कर देते हैं। तो आप हर का परमेकरण करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है नीचे अपोजिट साइन से गुणा होता है ये। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3, 3 हो जाएगा, बटे तो 3 आएगा। ऊपर 3 का गुणा, देखो √2 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 3
√12 माइनस ये 3√2 का गुणा करेंगे इससे तो माइनस का 3√6 दोस्तों। आपको पता है 3 तो दोनों के नजदीक होता है, दोनों के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये आएगा √12 माइनस √6 बचेगा। अब आपको पता है 4 3 12 तो 2√3 माइनस √6, इसका तो ये बनेगा दोस्तों। अच्छा दूसरा देखते हैं, 2√6 है बटे √3 प्लस में √1 कर दो इसको, कोई दिक्कत? तो √3 माइनस √1, √3 माइनस √1, 3 1 2 बचेगा, नीचे तो 2 बचेगा दोस्तों, ऊपर क्या बचेगा 2√18 और माइनस इसका 6 कम 6 2√6 बचेगा। यस और नो? 2 से 2 तो कट ही जाएगा, ये बचेगा क्या √18 माइनस √6। तो आपको बताइए कितना होता है, 9 दूनी 18, 3√2 लिख सकता हूं इसको और माइनस में √6 हो जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा है 2√3 बटे √6 प्लस में, अब ये 2 लिखा है तो इसको मैं 4 लिख सकता हूं क्या? 4 का ही तो √2 है, इक्वेशन को आसान करने के लिए माइनस √4, √6 माइनस √4। आपको पता नीचे तो 2 बचेगा, नीचे 2 बचा लीजिए, 2√18 आएगा यहां पे और माइनस 2√12 आएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 3√2 माइनस 4 3 12 तो 4 का 2√3, ये यहां से बचेगा। अब जब आप इनको तीनों को 1 2 और 3 तीनों को जब इस इक्वेशन में रखेंगे, माइनस का निशान एक बार प्लस का निशान है, तो जब ये आपस में कट जाएंगे, देखो √2√3 से तो ये कट जाएगा, ठीक है, और 3√2 से ये कट जाएगा, 6 से 6 ये कट जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर यहां पे बच रहा होगा ना दोस्तों, क्या बचेगा? 0 आंसर बचेगा, ठीक है। ये मैंने मान निकाल के बता दिए थे, मान को जब आप दी गई इक्वेशन के अकॉर्डिंग रखोगे तो सारे आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। और अगर किसी बच्चे का आंसर 0 नहीं आया या किसी बच्चे को आया ही नहीं, वो सोच रहा था कि 0 या 1 आएगा, तो इसका मतलब अभी तैयारी नहीं है और कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है और समय क्या है दोस्तों? कम है। दिल्ली पुलिस ने इस बार तो एसएससी ने समय नहीं दिया तैयारी के लिए दोस्तों। अभी पिछले महीने फार्म आए थे, अभी एग्जाम भी हो जाएगा नवंबर में, बताओ टाइम दिया ही नहीं। एसएससी की भर्ती अक्सर 1 साल 1.5 साल लटकती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल भी बहुत आसान है। माइनस का √3 दे रखा है, फिर प्लस है, फिर रूट है 3 प्लस में 8, फिर आएगा √7 प्लस में 4√3 दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। पहले हम सोल्व करेंगे दोस्तों 7 प्लस में 4√3। तो आपने अगर हमारी पेड कोर्स कभी ली होगी या कभी सर्ट सिंथेसिस क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया यहां पे 2 होना चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना ही 2 से कम, यहां पे 2 ही होना चाहिए। तो यहां पे 2 करने के लिए आपको पता है 4 का मतलब होता है 2 गुणा में 2, तो 1 2 को अंदर करेंगे और जब भी कोई नंबर रूट के अंदर जाता है वो अपने यहां स्क्वायर होके जाता है। तो यहां पे बचेगा 2, अंदर चला जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2√12 दोस्तों। अरे 4 गुणा में 3 होगा ना 12। अब देखिए यहां पे 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए 12 के ऐसे फैक्टर कीजिए जिनका गुणा करें तो 12 आए और जिनको जोड़ें तो 7 आए। तो आप कहेंगे सर 4 गुणा में 3, तो बस कुछ नहीं करना, √4 प्लस में √3। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन आएगा वो ये आएगा। अब आप जानते हैं √4 का तो मतलब 2 होता है, तो 2 प्लस में √3। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको लेते हैं दोस्तों 3 प्लस में 8 और इसका गुणा होगा 2 प्लस में √3 से। तो आप जानते हैं 8 दूनी 16, ये क्या होगा दोस्तों 3 प्लस में 16 प्लस में 8√3 आएगा। तो देखो 8√3 आएगा। अब यहां भी आपको 2 ही चाहिए, तो 2 के लिए क्या करना, 2 बाहर रखेंगे और अंदर क्या जाएगा 4, तो 4 अंदर जाएगा 16, तो 48 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये हो जाएगा 19 प्लस में 2√18। 48 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनका गुणा करें तो 48 है, जिनको जोड़ें तो 19 है। तो आप कहेंगे 16 तिया 48, यानी इसका आंसर आएगा √16 प्लस में √3 दोस्तों। तो आएगा 4 प्लस में √3, क्योंकि 16 का हो जाएगा। अब इसको रख दीजिए आखिरी इक्वेशन में। तो आखिरी इक्वेशन क्या है दोस्तों, माइनस का √3 है और इस इक्वेशन की यहां तक इसका सॉल्यूशन हमें ये निकाल दिया है। तो प्लस में 4 प्लस में √3 दोस्तों। तो आप जानते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो √4 का मान कितना आएगा 2। तो सवाल का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करके देख लेना भाई।
सर्ट सिंडाइसिस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है पेड कोर्सेज में, फ्री तो नहीं दिया भाई, आपने पढ़ रखा होगा तो आप अलग तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें आपका आंसर आना चाहिए, रट के कीजिए, कैसे भी कीजिए। अगर ये सवाल आंसर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपका आंसर 2 पर ही टिक होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी निकालिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लैडर फ्रैक्शन से है। तो लैडर फ्रैक्शन तो बहुत आसान है, ठीक है। देखिए 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3/1 प्लस में 4/5 दोस्तों। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे, तो 5 एकम 5 और 4 9/5। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये आएगा 9/5। तो आपको पता है 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 9 दूनी 18 प्लस में 15 33, तो आएगा 33/9। इसका मान आएगा 33/9। 9 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो 33 से कम 33 प्लस में 18, 33 और 18 कितने होंगे दोस्तों, 51 होंगे। तो यहां तक का देखो 33 से कम 33 प्लस में 18 51 होंगे। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा 51/33 आएगा। तो 51 तो नीचे रह जाएगा, 33 ऊपर में चला जाएगा। 51 प्लस में 33 कितना आएगा दोस्तों, देखिए 3 और 1 4 और 84/51, ठीक है। 84/51 आएगा, 17 से 3 से कटेगा ये, तो 3 दूनी 6 3 अंठे 24 और 3 एकम 3 17, 17 एकम 17 और 11/17, एक सही 11/17 इस सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 390, 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित कर सकती हो। यानी ऐसी आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 390, 495 और 300 को पूरा पूरा भाग दे दे दोस्तों। यही है ना संख्याएं, बिल्कुल। तो आपको पता है वो संख्या क्या होगी, इन तीनों का HCF। अब कई बच्चे क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड से HCF निकालेंगे। लॉन्ग मेथड से HCF नहीं निकालना है दोस्तों, आपको क्या करना है, नजदीकी संख्याएं देखिए, उनका अंतर निकालिए। तो मुझे नजदीकी संख्या दिख रही है 390 और 300, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 90। क्या 90 इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अगर 90 डिवाइड नहीं कर सकता, कर सकता है क्या, नहीं कर सकता दोस्तों। तो अगर 90 नहीं कर सकता तो 90 के टुकड़े कीजिए। तो 90 का जो फैक्टर होता है 15 6 की 90 होता है, यही होता है। 30 तिया 90 भी होता है, 30 को चेक कर लीजिए, 30 तिया 90। तो क्या 30 तीनों को काटेगा, 30 नहीं काटेगा दोस्तों, ठीक है। 30 है, इसको नहीं काटेगा। तो अगर 30 नहीं काटेगा तो 90 के फिर फैक्टर कीजिए, 15 6 की 90। तो 15 है वो तीनों को काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 15। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 15, जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा मैथ सेक्शन। बताइए कि आपने मैथ में कितना स्कोर किया है और कुल मिलाकर आपने कितना स्कोर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जीके सेक्शन की ओर। आइए दोस्तों जीके सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। माउंट एटना क्या है दोस्तों, बताइए जरा। तो दोस्तों माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने किस अवसर पर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी कहा था। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, अगस्त घोषणा के समय, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं, बताइए जरा, कमेंट कीजिए फटाफट। आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स के प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन 1922 में क्यों वापस ले लिया गया, बताइए जरा कमेंट करके। क्या सभी मांगे सरकार ने मान ली थी, जनता इसके विरुद्ध हो गई थी, यह चलाया नहीं जा सका, या चोरी चोरा कांड के कारण दोस्तों। क्योंकि 1922 में असहयोग आंदोलन लिया गया था चोरा चोरी कांड होने के कारण दोस्तों। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, उठो जागो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी, तिलक, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद। तो दोस्तों उठो और जागो का नारा दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन
सी यहां पे आंसर आएगा, गलत टाइप कर रखा है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ चुका है दोस्तों, रिपीट हो गया है, मिसप्रिंट था इसलिए गलत है। उठो जागो का नारा किसने दिया था दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन सी आएगा। अगला सवाल है, सत्य और अहिंसा मेरे ईश्वर हैं, यह है कथन किसका है दोस्तों? बताइए जरा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर किसने चलाया संसार को दोस्तों? महात्मा गांधी ने, तो ऑप्शन ए ही सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल लेते हैं, जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक विचलन होता है? तो दोस्तों जब किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है तो सबसे ज्यादा विचलन करने वाला रंग है बैंगनी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पादपों को कार्बन किस रूप में प्राप्त होता है? बताइए जरा। मीथेन के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तत्वीय कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो जो पेड़ पौधे होते हैं यानी पादप है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण को रोकने के लिए, संक्षरण को रोकने के लिए, संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइप ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण को रोकने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव किससे बनते हैं? सीधे और आभासी प्रतिबिंब सदैव दोस्तों समतल एवं उत्तल दर्पण में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि से सिंधु घाटी सभ्यता कितनी प्राचीन सिद्ध होती है? ठीक है, सी कार्बन पत्ती से सिंधु घाटी सभ्यता की जो आयु है वो कितनी है दोस्तों, कितनी पुरानी है ये? तो आपने अगर पढ़ा है तो दोस्तों आपका आंसर आ रहा होगा 2350 से 1750 पूर्व दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? मृदु इस्पात में, नरम इस्पात में, कठोर इस्पात या पिटवा लोहे में? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में पिटवा लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण कौन सा है? तो दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय होने का सबसे प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सोडियम और पोटेशियम को का कार्य किसको बनाए रखना है? यानी शरीर में सोडियम और पोटेशियम का कार्य क्या है, किसको बनाए रखना है? क्या रस्सा कृष्णीय दाब को, या यूरिक अम्ल का स्तर, या ग्लूकोज का संतुलन, या रक्तचाप? तो दोस्तों शरीर में सोडियम और पोटेशियम का मुख्य कार्य है रक्तचाप को बनाए रखना, ऑप्शन डी। नमक है ना सोडियम का मतलब। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से अम्ल वर्षा होती है? तो यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर आएगा ऑप्शन डी, गंधक के ऑक्साइड होने के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे से इस सवाल का आंसर जानते होंगे। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप होने का गौरव इसे प्राप्त है दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, राजपूत समाज का आधार क्या था? क्या वस्त्रकारी, धर्म, वर्ग या वंश? तो राजपूत समाज का आधार था दोस्तों वंश, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ऊंचे पादपों में शीर्ष प्रभुत्व का कारण कौन सा है? प्रकाश अवधि, विकार, कार्बोहाइड्रेट या हार्मोन्स? तो ऊंचे जो पादप होते हैं उनमें शीर्ष प्रभुत्व का कारण होता है हार्मोन, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, आर्द्र पर्वतीय वन कहां पाए जाते हैं? आर्द्र पर्वतीय वन, तो अरावली पर्वत क्षेत्र दोस्तों गुजरात से राजस्थान के बीच में, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, नीलगिरी पर्वत दोस्तों या सतपुड़ा पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत दोस्तों ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु कर्नाटक से, जहां जिनकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है दोस्तों। तो यहीं पे यानी कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में ही आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में फैले हो, चेन्नई की तरफ दोस्तों, ठीक है। यहीं पे पाल घाट दर्रा भी है। आगे बढ़ते हैं, भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? भारत और पाकिस्तान के विभाजन संबंधी प्रस्ताव किसमें सम्मिलित थे? तो कौन सी योजना में भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात संबंधित प्रस्ताव रखा गया था दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, माउंटबेटन योजना, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां मिलते हैं? तो दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर नीलगिरी की पहाड़ियों में ही आकर मिलते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपलाई वन कहां पाए जाते हैं? यानी आपलाई का मतलब है वो वन जो सदा ही जल से घिरे होते हैं। तो क्या अंडमान में, हिमालय के दक्षिणी ढाल में, सुंदरबन में, अरावली पर्वतमाला में? तो भारत में दोस्तों आपलाई वन सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, जिसे हम मैंग्रोव वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? निम्न में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब उस पर ही निर्भर कर दिया था? तो बक्सर की लड़ाई में दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, भारत में द्विशासन सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत परिवेष्ट किए गए थे? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्विशासन प्रशासन की यहां पे बात शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोरू शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कोरू शहर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोरू शहर उपग्रह प्रक्षेपण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी गुप्त साम्राज्य ने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ऑप्शन बी, मौर्य शासकों की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? अकबर सिकंदरा, यानी अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। बाबर का मकबरा काबुल में है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जहांगीर का लाहौर में है, बिल्कुल सही है। लेकिन शाहजहां का दरबार है, जो मकबरा है दोस्तों, दिल्ली में नहीं है। तो ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा, ये गलत मेल है। अगला सवाल देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दृष्टि के पश्चदीप्ति सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? दृष्टि के पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर कौन सा निर्मित होता है? कैमरा, पेरिस्कोप, सिनेमा या स्पेक्ट्रोस्कोप? तो ऑप्शन सी दोस्तों, सिनेमा में जो हम पिक्चर देखते हैं तो सिनेमा जो है वो पश्चदीप सिद्धांत के आधार पर काम करता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? निम्न में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? तो आप सभी जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। ऑप्शन बी सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसा हो जाता है, यानी क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों तरल पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है?
तो दोस्तों कंप्यूटर की आईसी चिप दोस्तों सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों शीतल पेय बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग शीतल पेय बनाने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट या फॉस्फेट? तो लौह अयस्क दोस्तों प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? तो दोस्तों समुद्र के पानी में सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसी से तो हमारा नमक बनता है दोस्तों खाने का। आगे बढ़ते हैं, जब किसी झील की तिल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक जाएगा तो इसका आकार क्या होगा दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी झील की तली से उठकर, तिल्ली नहीं दोस्तों तली से, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह तक जाएगा तो इसका आकार दोस्तों लगातार बढ़ता जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में यानी ये ऋग्वेद में सिंधु नदी का प्रयोग सबसे ज्यादा बार हुआ है, वर्णित नदी है दोस्तों ये। अगला सवाल है खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सभी जानते होंगे आप कि खाने वाले सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? वसा, हार्मोन, विटामिन, प्रोटीन? तो दोस्तों वसा, विटामिन और प्रोटीन तो हम पोषक के रूप में लेते हैं, हार्मोन्स कोई पोषक पदार्थ थोड़ी है। अगला सवाल है हृदय को रक्त का समरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इनको हृदय धमनियां कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी कौन था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी थे। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन दमन और दीव को अलग करता है? तो दोस्तों खंबात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करती है, इधर गुजरात पड़ता है ये, तो एक खंबात की खाड़ी है, इधर से दमन इधर दीव है दोस्तों, ठीक है, दमन दीव, खंबात की खाड़ी अलग करती है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो आप सभी जानते हैं बिहू असम का मुख्य नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? तो दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है दोस्तों और अकेला राज्य है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर, यदि किसी चुंबक को हम गर्म करते हैं तो उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। और आखिरी क्वेश्चन है आज का निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है दोस्तों? तो बायोगैस में मीथेन होती है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है दोस्तों। तो बायोगैस में क्लोरीन नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। आपको कैसा लगा और आपने कितना स्कोर किया ईमानदारी से कमेंट करके, यहां चैटिंग के कमेंट में नहीं दोस्तों, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए कि आपने कितना यहां पे स्कोर किया है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।